हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। और हम सभी सीख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एमसीक्यू 2026 बोर्ड एग्जाम में जो अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। और आज ये लेक्चर जो है ये चैप्टर फर्स्ट का है, जिसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री और एपी अर्थात जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके जो लेक्चर हैं वो आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पे हमने अपलोड कर दिया। और ये आज हम लेकर के हैं वास्तविक संख्याएं, और इसमें 3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 150 एमसीक्यू होंगे, हर तरीके के, एकदम छोटा लेवल से लेकर के बड़ा लेवल तक कोई भी एमसीक्यू बचेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर ए बराबर बी क्यू और प्लस आर दिया गया, तो ये जो आर है बच्चे ये शेषफल है। यहाँ पर आर क्या है? ये शेषफल है, शेषफल है। अच्छा, ये आप जानते होंगे जब हम लोग भाग देते हैं तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो ये संख्या रखते हैं इसे क्या कहते हैं? ये भाज्य होता है। और ये क्या होता है? ये भाजक बोलते हैं इसे। और ये क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। और नीचे रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल होता है, शेषफल। चल आ जाओ। तो यहाँ पर जो ये आर है बच्चे, ये शेषफल, यहाँ पे रिमाइंडर आर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ए है, ए को यहाँ पर रखेंगे, क्यू फा क्योसेंट यहाँ पे क्यू रख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये आर है बच्चे, ये क्या होगा? ये इससे बड़ा नहीं होगा, या तो फिर आर जीरो होगा। यहाँ पर इस चीज को समझेंगे, या तो शेषफल यहाँ पर जो आर होता है, या तो ये जीरो से बड़ा होता है, या तो फिर क्या होता है? जीरो। भाई कहीं शेषफल बचता है तो या तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा, या तो फिर जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी रिमाइंडर क्या होगा? बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा? हमेशा यहाँ जो भाजक होता है इससे छोटा होता है, तो बी से छोटा होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। आर बच्चे जो होगा जीरो से बड़ा या बराबर होगा, और किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। तो आप जब भाग देते हैं यदि इससे बड़ा हो जाएगा तो भाग ही चला जाएगा। तो आप समझिए जो ये आर है ये किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक प्रकार से इसे ध्यान देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ये बच्चे हमने पढ़ा दिया है क्या कि जो परिमेय होता है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर प्लस जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर, इन दोनों से क्या, या हम ये कह सकते हैं कि किससे बनी होती है? वास्तविक संख्या से बनी होती है। वास्तविक संख्या से बनी होती है। ये बच्चे रियल नंबर से बनी होती है, रियल नंबर। चलो, तो ये दोनों किसके भाग हैं? वास्तविक संख्या के। तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है। सबसे आसान तरीका आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं कि अब इससे आसान तो शायद ही कहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे बच्चे? वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर, है ना। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों को किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत। चलो आज अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? पूर्णांक जो ये संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा, यहाँ पे जैसे जीरो, इस प्रकार से हम धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और ये क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 डट 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 डट, ये सब धनात्मक है। ये -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से ये सब ऋणात्मक है। तो ये हमारे सब नेगेटिव इंटीजर है, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो कह रहा क्या पूर्णांक, ये पूर्णांक ही तो है। ये क्या है? पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव बिल्कुल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ। इन्हें ये संख्या रेखा पर पूर्णांक को ही तो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, संख्या रेखा पर पूर्णांक को व्यक्त किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्या अपने पास क्या है? जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पे 1 2 3
4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। अगला यहाँ करें जीरो के साथ में सभी निगेटिव मतलब संख्याएं यहाँ पे कर ली जाए इस प्रकार से, तो ये इधर अनंत तक। तो ये सब क्या बन चुके हैं यहाँ पर, ये सब पूर्णांक बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो ये बच्चे देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। सभी धनात्मक संख्याओं के साथ हम यहाँ पे जीरो ले लें और सभी ऋणात्मक संख्याएं ले लें, तो ये जो श्रृंखला बंदी चली जा रही है नंबर लाइन पर आप देखे होंगे यही नंबर होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पे पूर्णांक बोलते हैं, ये इंटीजर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? इसमें दिया गया कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर की बात करेगा यहाँ पर, पूर्ण संख्या है ना मेरा। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्या यहाँ पर होल नंबर्स की बात करेगा तो ये बिल्कुल होगा। ये क्या होगा? होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर आप जब बनाते हैं तो वहां पे 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट होता है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा, बिल्कुल होगा, निरूपण से हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? ये आप जानते होंगे, शून्य समेत 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नेचुरल नंबर चलेंगे बच्चे। कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के साथ यहाँ पर किसको ले लिया जाए? साथ में 0 को ले लिया जाए, तो ये सब क्या बन चुका? ये पूर्ण संख्या बन चुका है। क्या बन चुका है? पूर्ण संख्या। बच्चे इसे होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। ये होल नंबर है और इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूर्ण संख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक के साथ किसको ले लिया जाएगा? 0 को ले लिया जाएगा, तो ये सब क्या बन जाएंगे? हमारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? इसमें कह रहा है कि अगर पूर्णांक ए बी मतलब ए जो है, अगर पूर्णांक ए मतलब सॉरी बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, तो बी को ए का क्या कहा जाएगा? हम यहाँ पे एग्जांपल करना चाहें, यदि 10 है और यहाँ पर ये 5 है, तो 5 से ये विभाज्य है, तो इसका ये क्या कहलाएगा? ये भाज्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। इस प्रकार से यदि यहाँ पे बी है, बी ए से विभाज्य है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका भाज्य कहलाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या कहलाएगा? भाज्य। अगर पूर्णांक यहाँ पर बी ए पूर्णांक से पूर्णतया क्या है? विभाजित है। ए से पूर्णतया बी विभाजित है, तो ये क्या कहलाएगा? कह रहा तो बी को ए का क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? पूर्णांक कहा जाएगा। सॉरी यहाँ पे भाज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भाज्य कहा जाएगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? 0। तो बच्चे ये बताओ, यदि ऊपर हम कोई पूर्णांक यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर 0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल जो 0 है किसी को यहाँ पर विभाजित नहीं करेगा, और 0 से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या 0 किसी संख्या को विभाजित करेगा? तो बिल्कुल 0 विभाजित नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? इसमें ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। तो यूक्लिड क्या दो धनात्मक पूर्णांकों के लासा के लिए, लासा बिल्कुल नहीं निकाला जा रहा था, दो धनात्मक पूर्णांकों के मासा के लिए निकालने में, तीन धनात्मक तो तीन संख्याओं के लिए नहीं, यहाँ पर दो धनात्मक संख्याओं के लिए, क्या दो धनात्मक संख्याओं के लिए होता था क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख पा रहे हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों के क्या निकालने के लिए? HCF बच्चे मासा निकालने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है कहाँ? दो धनात्मक पूर्णांकों के क्या निकालने के लिए? मासा। HCF पहले चैप्टर में आपने रियल नंबर में सीखा होगा, तो वहां पे क्या निकालते हैं आप? मासा निकालते हैं। तो यहाँ पर HCF की बात करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो यहाँ पर 2q का होता है, बिल्कुल नहीं होता। 3q का होता है, 3q-1 नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इस चीज को समझिए। यहाँ पे क्या दिया गया? 2q+1। आप q की जगह कोई भी यहाँ पर पूर्णांक ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर q की जगह कुछ मान रख लिया, यहाँ पे 2 3 4 कुछ मान रख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे 2 और यहाँ पर 2 करेंगे, तो यहाँ पे q की जगह यदि हम यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं?
एक नंबर 2 ले लिया, यहाँ 2 रखेंगे और लास्ट में +1 करेंगे, 2 दूना ये 4 + 1 बराबर देखो कितना आ गया, 5 आ गया। विषम आएगा, हमेशा विषम आएगा। यदि आप 3 ले लीजिए तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू क्यू जो अपना होगा ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक होगा क्यू, और ये किसको इंडिकेट करेगा, ये और नंबर को करेगा, विषम संख्या को करेगा बच्चे। और सम के लिए यहाँ पे करना, सम के लिए आपसे पूछ लेगा, सम के लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल T2 करेंगे। और यहाँ पे विषम के लिए जब आपसे कहेगा, विषम के लिए तो क्या हो जाएगा 2q + 1, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2q + 1, ये बच्चे विषम के लिए होगा। और ये 2q किसके लिए हो जाएगा, सम के लिए हो जाएगा, इवन के लिए हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम, देखो पूछ लिया सम पूर्णांक किस रूप का होता है बच्चे, तो सम अभी हमने क्या बताया था 2q प्रकार का होता है। q प्रकार का बिल्कुल नहीं, 3q बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 2q ये भी नहीं होगा, ये वाला आपका हो जाएगा 2q रूप का होता है। कैसा होता है 2q, यहाँ पे q की जगह कोई भी नंबर आप ले लीजिए, हमेशा सम हो जाएगा, इवन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2q है, q का मान यदि हम यहाँ पे कुछ भी ले लो, 2 1 कम तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखोगे मतलब 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे चलता चला जाएगा, 6 8 करके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो क्यू का मान कुछ भी आप रखोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, यहाँ पर इवन नंबर मिलने वाला है। चलो इसमें क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। अभी अगले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था क्या, यूक्लिड विभाजन होता है, ये धनात्मक और 2 संख्याओं के लिए काम करता था। ये क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, ये किनके लिए लागू किया जाता है, क्या शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। अगला दिया गया है शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, किसके लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए। किसके लिए हो जाएगा, केवल धन पूर्णांकों के लिए बच्चे हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, ये किसके लिए हो जाएगा, केवल धन पूर्णांकों के लिए। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाएगा, ये केवल धन पूर्णांकों के लिए बच्चे लागू किया जाएगा। यहाँ पे शून्य सहित नहीं होगा, और शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए तो इसमें नेगेटिव वाले नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, धन पूर्णांकों के लिए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेमा किन पूर्णांकों के लिए संभव है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चलिए बताइए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, या किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो ये किसके लिए होगा, चलो बताओ भाई किसके लिए हो जाएगा। अभी हमने बताया कि जो प्रमेयिका होती है ना, और वो ये यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका है, तो ये किसके लिए जाएगा, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। किसके लिए जाएगा भैया, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। इस प्रकार से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो आप ठीक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। चलो इसमें क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF, ए बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, सबसे बड़ा पूर्णांक यहाँ पर डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। तो डी होगा, यदि इस प्रकार से इनका HCF लिया जाएगा और इनका सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी द्वारा विभाजित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए जरा, तो डी जैसे हम यहाँ पर ले लें, क्या हमने ले लिया, एक नंबर 15 ले लिया बच्चे, एक कितना ले लिया 5 ले लिया, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। HCF को है ना, और बड़ी से बड़ी संख्या बोला ही जाता है, इसलिए सबसे बड़ा पूर्णांक क्या बोला जाएगा, डी। ये जो 5 है बच्चे, इसको भी विभाजित करेगा, और 5 किसको करेगा, 15 को भी विभाजित करेगा। तो ये वाला 5 जो HCF निकला, 5 और 15 का, तो यहाँ पे HCF निकलेगा बच्चे, ये 5 को भी डिविजल करेगा और यहाँ पे 15 को भी करेगा। इस प्रकार से जो D निकलेगा, D यहाँ पे HCF है तो है, वो A को भी करेगा और किसको करेगा, B को भी करेगा। जिस प्रकार से यहाँ 5 दोनों नंबरों को कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो HCF D निकलेगा वो B को विभाजित करेगा और किसको करेगा, A को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक C और D, C बड़ा है किससे, D से, और भागफल बच्चे यहाँ पे Q होगा, भागफल Q तथा शेषफल R है, जहां R 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा होगा, D से छोटा होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का था, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी, C है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बाहर लेना है यहाँ पे,
C और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D और ये Q और यहाँ पे प्लस में R हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आप बाहर ले लेंगे यहाँ पर। तो सबसे बड़ा नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे C है, C और D दो नंबर, इसमें से D से बड़ा बच्चे यहाँ पर क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, तो C आपको बाहर रखना है और D Q यहाँ हो जाएगा, प्लस में R हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे B दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, यहाँ पर C ग्रेटर है ना D से, तो इसका HCF क्या होगा, अगर शेषफल 0, तो शेषफल 0 तो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो इनका HCF C और D है, और जो बड़ा नंबर है यहाँ पर C, तो बड़ा नंबर तो HCF होगा नहीं, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ पे 15 ले रहे हैं और कितना ले लें, 5 ले लेते हैं, तो 5 ले लेंगे, तो इन दोनों का जो HCF बनेगा वो HCF कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो बड़ा नंबर तो HCF बनेगा नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार से छोटा वाला, तो छोटा वाला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ छोटा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। देखो यदि एग्जाम्पल में 15 और हम 5 दो नंबर लेते हैं, इनका HCF निकालते हैं तो 5 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है इसी प्रकार से C और D दो नंबर है, इसमें C बड़ा होगा तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF यहाँ पे क्या बड़ा वाला होगा, नहीं छोटा वाला होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, छोटा वाला D होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, D होगा। इस चीज को आप समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D उसी टाइप का है, और यहाँ पर R बराबर नहीं 0 के, तो HCF CD किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर पहले वाले में R बराबर था 0 के, यहाँ पे बराबर नहीं। तो देखो HCF 3 नंबर का यहाँ पर तो है ही नहीं, क्योंकि नंबर तो यहाँ पे अपने पास 2 ही है। R से यहाँ मतलब में C और D में HCF निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला दिया कि ये हो जाएगा HCF और C और D। ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक C और D, और यहाँ पे C बड़ा किससे, D, R बराबर नहीं 0 के, तो HCF CD किसके है ना, कितने के बराबर होगा, तो बच्चे HCF CD के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। चलिए अगले में क्या दिया गया, रूट 18 का परिमेयीकरण है ना, गुणांक क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण। तो अब यहाँ पे रूट 18 को हम क्या कर सकते हैं, रूट 18 में ये करोगे बच्चे, रूट 18 में, चलो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा रूट 18, ये 18 दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर पाओगे, तो रूट 18 में तो आप इसके फैक्टर करिए, यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पर 3 इंटू में 3, 3 दिया 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा, तो इनका तो यहाँ पे पेयर बनना, ये तो बाहर चला जाएगा, और लास्ट में इधर कितना बचेगा, रूट 2। तो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है वही यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपरिमेय संख्या कौन सी दिख रही है, अपरिमेय संख्या यहाँ पे बच्चे दिख रही है कौन सी, रूट 2 दिख रही है। कौन सी दिख रही है, रूट 2 दिख रही। तो इसलिए रूट जो 18 का परिमेयकरण होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाहर जाएगा, 3 बच्चे बाहर जाएगा, और रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा। जो इरेशनल नंबर दिख रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिमेयकरण क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। चलो अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय को तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, रैशनल नंबर को नहीं करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। हम लोग किसको करते थे, परिमेय संख्या को करते थे। जो नंबर रैशनल नंबर हुआ करता था उसे P/Q के रूप में व्यक्त करते थे, और यहाँ पर क्या दिया गया, अपरिमेय संख्या, इससे P/Q के फॉर्मेट में व्यक्त नहीं करते, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए, तो बच्चे यहाँ पे HCF निकालते थे। क्या निकालते थे, HCF के लिए। तो HCF किसे बोलोगे, मासा को बोलोगे। किसको बोलोगे भैया, मासा को। हम लोग जो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किस पर एक्टिव होती है, तो वो HCF पर मासा निकाला जाता है। चलो यहाँ क्या कह रहा है कि दो संख्या A और B का लासा 36 था, मासा 2, तो A का मान। बच्चे यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लें, यहाँ B की जगह आप 18 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 18। दो संख्या A और 18 का लासा यहाँ पे 36 दिया गया, तो मासा 2, तो A का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, अपने पास एक नियम है, क्या नियम भैया, पहली संख्या और यहाँ पे जो दूसरी संख्या है B, ये किसके हो जाएगा, ये HCF और इंटू में LCM इसके बराबर होगा। तो पहला नंबर तो A हो जाएगा, बट दूसरा नंबर 18 है, 18 रख लीजिए, और HCF अपने पास बच्चे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 18 कम 18 और 18 दूना
36, ये गुणे में 2 दिया गया तो a का मान बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। a का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो संख्या ए और है ना 18 का जो लासा वो 36 मासा इतना दिया गया, तो इस प्रकार से आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM से निकाल सकते हैं। चलो इस पे आ जाए। इसमें क्या करें कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात बता दीजिए। तो अब यहाँ पर लासा निकाल लेना है किसका, 5, 15 और 20 का। इन तीनों का आप लासा निकालेंगे तो ये कितना चला आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 से ये भी विभाजित है, 5 से ये भी विभाजित है और 5 से ये भी विभाजित है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो इनका बच्चे HCF हो गया। ये क्या हो गया, HCF। और इसी प्रकार से भी यहाँ पे क्या करें, ये 5 और ये 15 और ये 20, इन तीनों का हम क्या निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे LCM। तो ये LCM अपने पास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 60। 20 दिया 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, LCM आ गया। क्या आ गया, LCM। तो अपने पास क्या कह रहा है कि लासा और मासा, यहाँ पर लासा और किसका अनुपात लेना है, मासा का। लासा बच्चे कितना आया, यहाँ पे 60 आया, अनुपात लगाओ। मासा अपने पास कितना आया, तो मासा यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे 5 रख लीजिए। तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12:1 है। तो 12:1 ऑप्शन किसमें आपको दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है, 12:1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि अगर x एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1 और P2 डॉट 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 Pn को कैसी संख्या कहते हैं। तो अब एक चीज समझो यहाँ पर कि हम लोग एक संख्या लेते थे सबसे पहले भाज्य संख्या, क्या लेते थे, भाज्य, और उसका गुणनखंड करते 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 उसे किसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया अपने पास, देखो देखो 20 ले लिया, एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। ये सब अभाज्य गुणनखंड आ गए। कैसे आ गए, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है कि अगर एक x कोई संख्या ली जाएगी वो भाज्य होगी, उसे इस प्रकार से गुणनखंडों में गुणनखंडित किया जाएगा तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो ये एक भाज्य संख्या ली गई थी और गुणनखंडों में गुणनखंड कर दिया गया, तो यही P1, P2 यहाँ पर निकलेंगे तो ये कैसे सब हो जाएंगे, ये अभाज्य हो जाएंगे बच्चे। क्या हो जाएंगे, अभाज्य। देखो ये सब कैसे निकल रहे हैं, ये अभाज्य। तो इस प्रकार से कोई नंबर लेंगे तो वो सब क्या बन जाएगा, यहाँ पर अभाज्य बन जाएगा। चलो आज अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 पावर n के यहाँ पे शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडों में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो ये आप सभी सीख चुके हैं क्या, 2 × 5 के पावर n के रूप का जब होता है तो संख्या जाकर कहाँ समाप्त होती है, वो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती थी। यहाँ पर अपने पास यदि 2 है तो किसकी आवश्यकता होनी है, यहाँ पर 5 हो जाए बच्चे। क्या हो जाए, 5 मिल जाए। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, कि 4 पावर n को शून्य परिधि में समाप्त करना है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 2 के अलावा फैक्टर और कौन सा लेना पड़ेगा, 5। यहाँ पे 2 और 5 बनेगा तब जाकर के 0 बनेगा, तभी जाकर संख्या शून्य पर समाप्त होगी। और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग कैपिटल N है तो N हमेशा भाज्य होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप ठीक प्रकार से समझेंगे। चलिए आज ये दिया गया कितना, 13,986। अब हमें यहाँ आप ये बताइए कि इसमें से अभाज्य संख्या, ये सब कैसी संख्या है ये बच्चे, ये अभाज्य संख्या है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें फिर 2 भी रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, फिर यहाँ पर क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से यहाँ पे 13 और सब नंबर बढ़ते ही चले जाएंगे। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का योग n है। क्या है, योग n है। तो अब हमारी बात समझिए कि ये अपने पास संख्या कैसी है, यहाँ पे 2 कैसी संख्या बच्चे, ये सम संख्या है। और जितने भी नंबर ये हैं, जितने भी नंबर ये होंगे, ये सब कैसे होंगे, विषम होंगे। ये कैसे होंगे, विषम। अब यहाँ पर यही खास चीजें हम समझना है
कि इतने नंबर दिए गए हैं, इस प्रकार से सब ये अभाज्य नंबर है। ये सब कैसे नंबर है? अभाज्य नंबर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सबसे पहला यहाँ पर अभाज्य संख्या दी गई है 2, ये बच्चे सम होगा, और बाकी सब कितने होंगे? ये बाकी जितने नंबर ये सब दिए गए, आगे के जितने भी नंबर होंगे ये सब कैसे होंगे? विषम होंगे, क्योंकि और कोई सम नंबर है ही नहीं जो भाज्य हो, तो सब विषम होंगे। अब एक चीज यहाँ पर समझिए कि विषम में आप सम जोड़ेंगे तो क्या मिलता है? तो विषम में आप विषम जोड़ेंगे, सम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा। यहाँ से कोई एक प्रैक्टिकल कर लीजिए, देखिए यदि विषम से हमने 3 ले लिया और सम से कितना ले लिया? 2 ले लिया, और 3 2 कितना मिल गया? 5। तो यहाँ पे विषम आएगा। क्या आएगा? विषम। तो सम और प्लस यहाँ पे विषम करोगे तो बच्चे क्या मिलेगा? यहाँ पे विषम मिलेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इतने नंबर दिए गए जिसमें से 2 3 5 7 11 13 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब कहना ये समझना ये है कि आगे के जितने भी नंबर हैं वो सब विषम है, वो सब क्या है? विषम होंगे। और एक नंबर यहाँ पर क्या है? सम। तो सम में इन सबका जो योग होगा वो विषम ही आएगा। जितने भी आप अभाज्य विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सब विषम ही मिलेगा। तो उधर से मिल रहा है विषम और इधर से क्या मिल रहा है? सम। तो जब सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? विषम। तो कैसा ऑप्शन में कोई है? विषम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इस चीज को आप समझिएगा कि इतने नंबर दिए गए थे, यहाँ पर 1 2 सम संख्या है, बाकी ये सब कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याओं को आप जब भी जोड़ेंगे विषम अभाज्य संख्याओं को तो वो क्या मिलेगा? आपको विषम मिलेगा। और ये सम है, सम विषम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। और विषम यहाँ पे ऑप्शन नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। आई होप आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया? अगर P और यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, मुझको लग रहा है यहाँ पे Q होना चाहिए। P और Q अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर PQ क्या होगा? तो अभाज्य संख्या होंगी बच्चे जिस प्रकार से यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज दैट P बराबर हमने 2 ले लिया और Q बराबर कितना ले लिया? 3 ले लिया। ये दोनों अभाज्य हैं, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6। तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये 6 ही रहेगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या निकली। ये क्या निकली? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इन दोनों, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या निकलेगी। यदि P और Q दोनों अभाज्य होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अभाज्य। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या मिल जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। अब देख पा रहे हैं कोई नंबर हमने लिया, इस प्रकार से किया तो ये कैसी संख्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे छोटी यहाँ पे कह रहा अभाज्य। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो बच्चे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। फिर कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इससे छोटा कोई नंबर नहीं अपने पास जो वो भाज्य हो। 3 भी अभाज्य है और कह रहा है इन दोनों का क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए। तो इन दोनों का गुणनफल 4 जो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देख पा रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, कुछ नॉर्मल लेवल के भी हैं, ताकि कैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उससे अच्छे तरीके से, है ना, हल कर पाए। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें 2 क्रमिक संख्याओं का यदि HCF बात करें, HCF तो बच्चे 1 होता है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि 2 क्रमिक सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं का जो HCF होगा वो बच्चे 2 हो जाएगा। कैसे? यदि हम यहाँ पर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया, अगला सम यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 4। HCF निकालेंगे तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को भाग दे दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। ये पूरा डिविजिबल हो गया। तो ई तुम्हारा कहा जाएगा HCF है। ई क्या है? HCF है ना। तो इस प्रकार से ये HCF है।
तो यहाँ पर क्या आ रहा, 2 आ रहा। कोई नंबर दूसरा भी ले सकते हैं, हमने 4 और 6 ले लिया, 4 से 6 को यहाँ पे विभाजित किया तो 4 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ये बच गया 2, और 2 से फिर इस 4 को करेंगे, ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए ये HCF है, ये क्या है, HCF। यहाँ पे 2 आने वाला है। तो याद रखेंगे, यदि सम संख्या का नहीं, दो क्रमिक संख्याओं का है तो 1 आएगा, और यदि यहाँ पर बात करें क्या कि सम संख्या का होगा तो कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर 2 निकलेगा। चलो अगले में क्या दिया गया कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या है, 1, 100, अनेक, शून्य। तो अभाज्य तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनेक संख्या हो जाएंगी। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है बेटे, इनफिनाइट, अनंत होती, अनेक होती है। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये समझ लो भैया, अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है। जो अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या, उसके केवल क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। और जब कोई भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या, तो उसमें क्या होता है कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, समझ रही है। जब यहाँ पर भाज्य संख्या होगी तो 2 गुणनखंड होते हैं, और ये अभाज्य में, और जब भाज्य संख्या होगी तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, 3, 5, 2 1 से ही कटेगा, और ये 2 से 3 का फैक्टर ये 1 होगा और 3 ही होगा, ये 1 होगा और 5 होगा, और कोई नंबर नहीं है। यदि हम यहाँ पे भाज्य की बात करें भैया, भाज्य की, तो हमने कर दिया 4 कर दिया, तो देखो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 6 में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। इन सब में 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो सब भाज्य हो जाएगा, और जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कौन अभाज्य यहाँ पे संख्या है। तो 8 के फैक्टर देखो, यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 8, ये तो भाज्य हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये भाज्य हो गया। 11 1 से होगा और 11 से होगा, ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। इसी की बात कर रहा था, अभाज्य, किसकी बात कर रहा, अभाज्य, वो भी भाज्य संख्या है आपकी। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर भी वही कह रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 29 है, 1 और 29 से ही विभाजित होगा। ये कैसा नंबर यहाँ पर, ये अभाज्य है, अभाज्य दिया गया, ये तुम्हारा भाज्य हो जाएगा, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये 29 सही हो जाएगा। 29 कैसी संख्या है, ये यहाँ पर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। चलो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या, तो फैक्टर कर दिया जाए 625 में। यहाँ से आप करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 कम 5 ही हो जाएगा, 125 हो गया। 5 से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये 5 5 25, 5 कम 5, 1 2 3 और 4 घात, यानी देखा जाए तो 5 पावर यहाँ पे 4 बनने वाला, क्या बनेगा 4। यहाँ पर डी नंबर में कितना घात हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 का, तो 5 में कितना पावर बन रहा है, यहाँ पर 5 की घात 4 बन रहा है, तो वहां 4 ऑप्शन में दिया गया है ना। चलो ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, कह रहा 26 और 91 का मासा। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में वो दिया गया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये यहाँ पर हो जाएगा 26 और कितना दिया गया 91 है ना। तो इनका क्या निकालेना, मासा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 26 को 91 से यहाँ पर कर दें, या एक तरीका हो गया, या आप ये कर सकते हैं क्या, जो 26 है इसका फैक्टर भी 1 हो जाएगा, या ऐसे कर लो, यहाँ पर 2 और 13, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये 91 दिया गया, यहाँ हो जाएगा 7 गुणे में हो जाएगा 13, 13 से तो 91 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम HCF निकालें, क्या निकालें, HCF हो जाएगा ये किसका, 26 और 91 का, ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, 13। तो जो चीज़ें यहाँ पे कॉमन होती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर ये कॉमन है, जो कॉमन होता है वो बच्चे क्या होता है HCF।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF हो जाएगा। और आइए अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लासा ए और बी का, तो यहाँ आप क्या बनाओगे लासा ए बी का, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और इंटू बी और यहाँ पर हो जाएगा मासा किसका, ए और बी का। ऐसा कहीं दिख रहा है ए इंटू बी मासा ए और बी का। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी वाला बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे नीचे क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। और यहाँ से इस क्वेश्चन पे, इस पर तो एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ये चीजें आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलो आगे। इसमें क्या कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के महत्तम घात बता दीजिए। ये 2020 में, हाँ 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 156 के क्या करना है, 2 के महत्तम घात बता दीजिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से फैक्टर करें, 2 से तो 2 सती 14 और 2 अठी कितना हो जाएगा 16 और 2 तिया 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 9 18 है ना, 2 तिया 6 और 2 9 18 हो जाएगा। और यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 13 कम कितना हो जाएगा 13। देख लो एक बार, देखो 2 सती कितना हो गया 14, एक बच गया तो 16 हो गया और यहाँ पर 2 अठी 16, 2 तिया 6 हो गया, एक बचा तो 18, 2 9 18 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो बना फैक्टर 156 का ये क्या हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और गुणे में 13, यानी हो जाएगा 2 की घात 2 और गुणे में 3 और गुणे में कितना हो जाएगा 13। तो 2 की घात कितना देख पा रहे हैं 2 देख पा रहे हैं, तो 2 की घात कितना बन पा रहे हैं यहाँ पर 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 के महत्तम घात कितनी हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। चलो इसमें क्या कह रहा है कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो। एक अथवा स्वयं से भाज्य किस तरह के पूर्णांक होंगे बच्चे, वो अभाज्य होंगे। वो क्या होंगे अभाज्य होंगे, अभाज्य संख्याएं रही होंगी, ये अभाज्य पूर्णांक रहे होंगे। वो केवल पूर्णांक, वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, तो किससे होता है बच्चे अभाज्य से होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं किससे होगा अभाज्य से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, हाँ नहीं, तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं जो भाज्य होगा। हमने 25 ले लिया, ये भाज्य है, इससे आप करेंगे 5 5 जा 25, 5 जा 5। देखो ये अभाज्य गुणनखंड में आ गया, ये अभाज्य हो गया। गुणनखंड इसके कैसे हो जाएंगे अभाज्य हो जाएंगे। यहाँ पर गुणनखंड की बात करें तो देखो अभाज्य है, क्या है अभाज्य, गुणनखंड अभाज्य। तो यही तो कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो 25 यहाँ पर क्या है भाज्य है, इसका गुणनखंड कर दिया गया तो इसके गुणनखंड किस में आ गए अभाज्य में आ गए, तो बिल्कुल किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगला और अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है क्या कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13 किस प्रकार की संख्या है। ये आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सीखा होगा। तो यहाँ पर जो डबल बार दिया गया इसे आप कॉमन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू में 13 और प्लस में 13, तो 13 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे 11, 7 इंटू 11 और प्लस में 13 बन जाए 13 यहाँ पर इंटू में 1 और प्लस 13। इस चीज को समझो 1 यहाँ पे 1 होगा 1। देखो 7 तो इंटू में है ही, 11 तो है ही, 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक से करोगे वैसे हो जाएगा 11 7 77, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 77 और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78। देखो तो यहाँ पर क्या बना पाओगे, ये 13 है और 78 2 से करोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 बच गया तो 2 9 18 गुणे 2। देखो 39 गुण करोगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड तो आ रहे हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो कैसी संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी भाज्य। वही तो कह रहा है यहाँ पे सब अभाज्य गुणनखंड दिए गए, क्या दिए गए अभाज्य गुणनखंड, और इन्हें हमने किस में बदल दिया यहाँ पे भाज्य में। तो जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, उसमें भाज्य संख्या में किसी नंबर का। तो यहाँ पर वैसे एक नंबर मिलता और उसके फैक्टर इस प्रकार से निकल लेंगे किस में हो जाएगा
ये भाज्य संख्या में आपका हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, तो इसका फैक्टर कर लीजिए, ये हो जाएगा 23,750 का। चलो यहाँ से 5 से करते हैं, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 3 बच गया और यहाँ पर हो जाएगा 37, तो 5 और 7 पची 35 हो जाएगा 35 और यहाँ बच जाएगा 2 और 5 बचे 25, ये 0 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 5 9 45 हो गया और 45 और 2 बच गया 46, 47 2 हो गया, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25 और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 19 पंचे 95 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 15 हो जाएगा, फिर 4 बचा है तो 4 हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 40। अब तो निकलने वाला नहीं, अब तो यहाँ से करोगे 2 से, इधर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 18, 2 9 18, अब ये 19 से ही विभाजित होगा, अभाज्य संख्या आ गई। इस प्रकार से 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 5 की घात कितनी बनने वाली, 4 बार बनेगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 5 की घात कितने बननी है, यहाँ पे 4 बननी, तो 5 की घात पूछ रहा था, तो 5 की घात यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 1/1 ए की पावर n का मान, तो जब डिवाइड में दिया रखा रहता है तो हम लोग ऊपर ले जाते हैं अंश में, तो क्या हो जाता है ए पावर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ए पावर माइनस है, नीचे है प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ क्या हो जाएगा, तो ये पावर है कि 1/a पावर n इक्वल, यदि ऊपर हम अंश में ले जा रहे हैं तो ए पावर ये माइनस n हो जाएगा, क्या माइनस n, तो ए पावर माइनस n, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला ए पावर माइनस n हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा बता दीजिए, क्या बता दीजिए, मासा। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं जब भी मिलेंगी आपको, यानी p और यहाँ पर q, ये दोनों कैसे नंबर हैं बच्चे, ये अभाज्य संख्याएं। तो जब कभी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी तो उनका जो HCF होगा वो बच्चे 1 के बराबर होता है, याद रखेंगे। जब कभी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी तो उनका HCF किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाला। कभी भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा तो उनका HCF क्या निकलने वाला है, वो 1 हो जाएगा, है ना, HCF 1 हो जाएगा। चलो, a प्लस रूट बी का परिमेयकारी गुणक क्या होगा, है ना। तो जब भी कभी इस प्रकार का दिया जाएगा, ये प्लस में दिया गया परिमेय का कार्य करेगा तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस का दिया जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस है और इसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस वाला, a माइनस रूट बी। और कभी जब माइनस में दिया जाएगा परिमेय कार्य पूछेगा तो आप किस में कर दीजिएगा, प्लस में। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन से होने वाला है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलो, इसमें क्या दिया गया, इसमें कह रहा है यदि a प्लस बी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए कि a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी हो तो a और c में क्या संबंध होगा। चलो यहाँ पर देखो, हो जाएगा a और प्लस ये रूट b इक्वल में c और प्लस रूट में d। चलो अब ऐसा करते हैं कि यदि इस c को हम इस साइड लाते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा a और माइनस c इक्वल, ये बच्चे क्या हो जाएगा, ये रूट डी दिया गया और ये क्या हो जाएगा, माइनस में रूट डी हो जाएगा। प्लस से उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि a और c पूर्णांक है, यहाँ पर मान लिया जाए a और c यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। यदि d और b बात करें, यहाँ पर ये जो d दिया गया है और जो ये b दिया गया है, ये दोनों यदि यहाँ पर अपने पास पूर्ण संख्याएं होंगी, कैसी संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं, कैसी संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, पूर्ण वर्ग, तब जाकर के इसके बराबर होगा कुछ। और यदि पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे जैसे 4 आ जाए या फिर यहाँ पर 9 आ जाए, इस प्रकार से कोई नंबर होगा तो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं होंगी तभी जाकर के रूट से बाहर जाएंगी, और यदि पूर्ण संख्या नहीं होंगे तो फिर वो अपरिमेय हो जाएंगे, और अपरिमेय हो जाएंगे तो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, यदि हम मान के चलें, क्या मान के चलें कि यहाँ पर ये डी था, यदि
यदि रूट में जो ये डी और माइनस यहाँ पे जो दिया गया है, या ऐसे कर लो कि जो डी और ये बी दिया गया है, ये एक क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये अपरिमेय चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, अपरिमेय। जब पूर्ण, दो केसेस बनेंगे यहाँ पर, यदि पूर्ण वर्ग होगा तब तो उधर क्या मिलेगा, तब तो परिमेय संख्या होगी। और यदि नहीं होगा, यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो ये अपरिमेय चला जाएगा। ये क्या चला जाएगा, अपरिमेय। इस चीज को समझो। ये फिर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। और ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो ऐसा ऐसा तो संभव नहीं कि परिमेय अपरिमेय बराबर हो जाए। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। तो a माइनस सी बराबर क्या कर लेंगे, जीरो। तो a और बराबर किसके हो जाएगा, c के हो जाएगा। a बराबर c, क्योंकि a और c में संबंध पूछ रहा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, c। ये माइनस का तो प्लस का। बच्चे ये अपरिमेय हो रहा था। हम यहाँ पे क्या समझा रहे थे कि ये c तो इधर गया, इसको b को हमने उधर भेज दिया। ये दोनों पूर्ण वर्ग होंगे। यदि पूर्ण वर्ग होंगे तब जाकर के, उन क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं गया, यदि पूर्ण वर्ग होंगे तब जाकर रेशनल बनेगा वो, और यदि पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो इरेशनल हो जाएगा। तो अपरिमेय हो जाएगा, दोनों बराबर होना असंभव है। इसलिए इसे हम किसके बराबर ले लेंगे, जीरो के बराबर। तो a बराबर क्या निकल जाएगा, c। तो a बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा, c। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे सही जवाब होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि ये नंबर दिया गया, ये का मासा क्या होगा। तो यहाँ पर रख लीजिए, ये पहला नंबर अपने पास क्या दिया गया, 3 की पावर 3 और इंटू 2 और इंटू में 5। इस प्रकार से सेकंड नंबर अपने पास क्या दिया गया है, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 2 इंटू में 5। आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मासा पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है तो HCF क्या निकालेंगे, जो कॉमन होगा। देखो 3 की घात 2, 3 की घात 3, तो यहाँ पर छोटी वाली घात लेना, 3 की घात 2 लेना। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 की घात 1 लेना। यहाँ पे 5 एक बार ले लीजिए। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, गुणे में 2 और गुणे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा करेंगे तो ये 90। तो कितना हो जाएगा, 90। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। HCF निकालेंगे तो छोटी छोटी घात लेना होता है, और LCM निकालोगे तो बड़ी बड़ी घातें लेना होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है, कि संख्या 4 पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त होगा। बच्चे 4 की पावर n दिया गया, यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर n, या हम गुणनखंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू में 2 की पावर n है। तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो यहाँ 5 है नहीं, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त बिल्कुल नहीं हो सकती है। शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए था अपने पास, यदि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 पावर n होना आवश्यक है, आवश्यक होगा है ना, जब क्या शून्य पर समाप्त करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या 4 पावर n, ये 2 इंटू 2 है, क्योंकि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ऐसा कोई संख्या n नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास यदि 5 होता तो शून्य पर समाप्त होती, इस कंडीशन में शून्य पर समाप्त नहीं हो पाएगी। चलो इसमें कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ है ना स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये वृत्ताकार कोई पथ है ना, और यहाँ पर मान लो 3 धावक हैं और ये एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से एक साथ दौड़ना ये प्रारंभ करते हैं। और तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहले वाले को 1 घंटा कितना लग जा रहा है, 1 घंटा, फिर उसको कितना लग जा रहा है, 3 घंटा, और अगला 5 घंटा समय लगता है ना, लगते हैं। तो अगले वाले को कितना, 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे बच्चे, इनका HCF लेना होगा, सॉरी यहाँ पे हाँ इनका LCM लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, LCM। कभी घंटी वाले सवाल आ जाएंगे या फिर वो राउंड वाले सवाल आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, इनका LCM निकालेंगे। तो LCM ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, इन तीनों से 15 निकल के आ जाए यहाँ पे। 5 तिया 15 और तीनों 25 15, और यहाँ पर हो जाएगा इन तीनों से ऐसा नंबर होना चाहिए जो वो डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन देखो, ये 3 ले लोगे तो ये अपने पास 5 से नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। 15 ऐसा नंबर है जो 1, 3 और 5 सभी से डिविजिबल हो जाएगा। बच्चे ऐसे नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे,
वो घंटी वाले सवाल आ जाएंगे या फिर बत्ती वाले सवाल आ जाएंगे या फिर आपको इस प्रकार से दे देगा, है ना, लाइट वाले सवाल, है ना, तो आप कर पाएंगे, और चाहे राउंड वाले सवाल आपको दे दे। चलो, तो आप वहाँ पे LCM निकालेंगे, है ना। चलो, इसमें क्या करोगे, उसी टाइप का है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक को, पहले वाले को कितना घंटा लग रहा है, पहले वाले को 3 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, और अगले वाले को कितना लग रहा है, अगले वाले को 4 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। और तीसरे वाले को बच्चे कितना लग रहा है, तीसरे वाले को यहाँ पर 8 घंटा लग रहा है, 8 घंटा लगते हैं ना, तीनों क्रमशः मिलते हैं। तो फिर वही काम, इन तीनों का क्या लेना है यहाँ पे, LCM, क्या लेना है, LCM। यहाँ पे तीनों का LCM क्या निकलने वाला है, 24 आ जाएगा, तीनों बटे 24 और 4 छः 24। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 24। आप देख सकते हैं इन नंबरों से क्या ये होगा 16, यहाँ पे 8 से हो जाएगा, 4 से, बट 3 से नहीं हो पाएगा, ये वाले नंबर इसको नहीं विभाजित कर पाएंगे, ये वाला नंबर इसको भी नहीं। 24 ऐसा नंबर है, 24 ऐसा नंबर जो इससे और तीनों से विभाजित तो हो जाएगा, तो वही बच्चे जो हो जाता है वही क्या होता है, LCM होता है। क्या होता है, LCM। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो, इसमें क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन सी क्या अभाज्य। तो 15 के फैक्टर तो हो जाएंगे, यहाँ पर 1 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 15 से, तो इसके तो बहुत गुणनखंड होंगे, तो ये तुम्हारी संख्या कैसे हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 12 1 से भी कट जाएगा यहाँ पर, है ना, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और 12 की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 3 चौके 12, 4 तिया 12, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 12, बहुत सारे हैं, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 23 बच्चे अभाज्य है, ये क्या हो जाएगा, 1 और 23 से विभाजित होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आपका, 23 है ना, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 75 भी कई संख्याओं से कट जाएगा तुम्हारा, वो कंपोजिट हो जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा 65 तथा 117 का मासा यानी 65 माइनस m 117 के रूप में है, तो m का मान बताइए। तो अब ये बताओ 65 और 117 हो जाएगा, 65 और 117, इनका बच्चे आप जब निकालेंगे क्या, HCF निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13, 13 5 65 और 13 9 ये 117, तो HCF इनका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये भी तो मासा ही तो दिया गया है, ये भी तो क्या है इनका मासा ही, और ये भी तो क्या है मासा, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 65m माइनस का 117 बराबर में किसके हो जाएगा, 13 के। तो यहाँ से इसको उधर दे दीजिए, 65m बराबर तो हो जाएगा कितना, 17 7 3 10 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 1 3 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और यहाँ पर ये m है 65m, तो m को यहीं रखेंगे तो हो जाएगा 130, और बटन कितना हो जाएगा बच्चे 65, और बराबर में क्या निकल जाएगा 2, तो m का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये m का मान पूछ रहा था, तो m का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। ये क्वेश्चन कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि वास्तविक संख्याएं जो दिया गया है चैप्टर, और उसका लेक्चर 1 कंप्लीट है, और थैंक यू। तो यहाँ पर हम लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि इस चैप्टर के जो है वो 3 लेक्चर में टोटल MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जो दिए गए अभी इसके कई टाइप बाकी हैं क्वेश्चन से, और वो अगले लेक्चर में दो लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के, उसमें हम टोटल कंप्लीट करा लेंगे। और ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी देखते हैं तो अंत तक जरूर देखें, और थोड़ा सा हमारे साथ आप वो करें कि अन्य बच्चों को आप थोड़ा एक बार जरूर शेयर करेंगे, ताकि और भी बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड एग्जाम से और पढ़ने वाले हैं, और उन तक वीडियो पहुंचे और वो भी क्वेश्चन पढ़ सकें और अपने अच्छे अंक ला सकें। तो एक बार सभी से ये रिक्वेस्ट है बच्चों से, ये वीडियो सभी के पास अपने जहां पर भी ग्रुप हैं, और उस तरीके से आप बिल्कुल इसे शेयर करें। बाकी अगले लेक्चर में हम आप सभी से मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।